बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर कौन था और आज की दुनिया इसके खौफ से इबारत क्यों है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, 20 अप्रैल 1889 एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शुमाली कस्बे ब्रोनो एम इन में पैदा हुए। उसके वालिद एलोई हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तस्वर के बरक्स उसके आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे। नाज़रीन, 1908 में हिटलर वियना में आकर आबाद हो गए। विरसे में मिली खतीर दौलत लौटाने के बाद अगले ही बरस वो बेगार अफराद की पनाहगाहों में एक क्लास शख्स की तरह जिंदगी गुजारने लगा। हिटलर मई 1913 तक वियना में ही रहा। नाज़रीन, हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सुकूनत अख्तियार कर ली। इसके अगले बरस हिटलर पहली आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। 1918 में हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नजदीक मिस्टर्ड गैस के एक हमले में जुज़वी तौर पर बीनाई से महरूम हो गया। एक फौजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के दौरान आर्जी जंगबंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और इसकी आड़ में किए जाने वाले कत्ले-आम के हालात पैदा हुए। नाज़रीन, 12 सितंबर 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाज़ी पार्टी की शक्ल अख्तियार कर गई। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। नवंबर 1923 में एडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बवेरिया की हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज करता है। ये नाम नहाद बेरआल कुछ नाकाम हो जाता है। 1923 में हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा हो जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल कैद में गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब माइन कैंप यानी मेरी जदोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाज़ी इज़्म के अहम हिस्सों और इसके नस्ली नज़रियात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, इस किताब की 2 इशातें 1925 और 1926 में हुई और हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इसकी 10 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुई। हिटलर SS मुहाफ़िज़ दस्ते की तश्कील करता है। नाज़ी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फोर्स और अरास्ती कैंपों के निज़ाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंग व नस्ल की शनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुतल्लक पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरानी भी इसके ज़िम्मे थी। 10 अप्रैल 1932 में हिटलर जर्मनी की सदारत के मनसब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वॉन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। जनवरी 1933 में नाज़ी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। 23 मार्च 1933 तखरीब पसंदों की तरफ से जर्मन पार्लियामेंट की इमारत आतिशज़दगी के बाद जर्मन पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और राइश के कानून की तोसीक कर दी, जिसे उर्फ आम में एनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को अख्तियार देता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरीन हासिल किए बगैर शुरू करके नाफज कर सकता है। इस एक्ट के जरिए जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की आमरीत कायम हो गई। हिटलर के हुक्म पर नाज़ी लीडर SA की क़यादत का खात्मा कर देते हैं और दीगर सियासी मुखालफिन को कत्ल कर देते हैं। इस इक़्तिदाम के जरिए नाज़ी हुकूमत और जर्मन फौज के दरमियान एक मुआहदा तय होता है, जिसके जरिए नाज़ी ताकत मुस्तहकम हो जाती है और हिटलर को जर्मनी का रहनुमा करार दिया जाता है। यूं हिटलर को मुकम्मल अख्तियार और ताकत हासिल हो जाती है। नाज़रीन, 1936 मौसम गर्मा हिटलर बर्लिन ओलंपिक्स 1936 का इफ्तिताह करता है। यूं जर्मनी को दोनों यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का नादिर मौका मैसर आता है। नाज़ी जर्मनी 1936 के ओलंपिक खेलों का प्रोपेगेंडे के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। नाज़ी हुकूमत की तरफ से यहूदियों और रोमा खाना बदोश अफराद के कत्ल आम और जर्मनी में बढ़ती हुई फौजी कुव्वत को छुपाते हुए एक नए मजबूत और मुत्तहद जर्मनी के तस्वर को फ़रोग देते हैं।
ہٹلر 29-30 ستمبر 1938 کو جرمنی کے شہر میونخ میں ایک کانفرنس کے دوران برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے، جس میں یہ ممالک جرمنی کی طرف سے امن کی ضمانت پر سوڈیٹن لینڈ پر جرمن قبضے پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے 6 ماہ بعد ہٹلر چیکوسلاویا ریاست پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ 12 مارچ 1938 جرمن فوجیں آسٹریا کی طرف مارچ کرتی ہیں۔ جرمن فوجیں دوپہر کے وقت آسٹریا جرمن سرحد پر واقع ہٹلر کے آبائی شہر برونو آن دا ان پار کر لیتی ہے۔ دوسرے روز آسٹریا کے جرمن سلطنت میں ادغام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 15 مارچ کو ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں داخل ہوتا ہے، جہاں 2 لاکھ افراد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جنوری 1939 میں جرمن پارلیمان میں ایک تقریر کے دوران ہٹلر کہتا ہے کہ ایک اور جنگ یورپ سے یہودیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ 1939 جرمن اور سویت وزرائے خارجہ ربن-ٹراپ اور مولوٹوف جرمن کے کلیدی اور ان کے شہریوں کا یا تو قتل عام کیا جاتا ہے یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ 31 جنوری 1943 کئی ماہ تک جاری رہنے والی شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصان کے بعد دوسری عالمی جنگ ایک نازک موڑ میں داخل ہوتی ہے اور جرمن فوج کے باقی ماندہ 91,000 فوجی اسٹالن گراڈ کے مقام پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں ہٹلر کا سوویت یونین کو شکست دینے کا خواب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ 6 جون 1944 اتحادی فوجیں فرانس کے نارمنڈی ساحلوں پر کامیابی سے اتر جاتی ہیں اور جرمنوں اور ہٹلر کی حکومت کے خلاف دوسرا محاذ کھول دیتی ہیں۔ 20 جولائی 1944 ہٹلر فوجی اور سول اہلکاروں کی طرف سے قتل کی کوشش میں بچ جاتا ہے۔ اس کوشش کی ناکامی اور متوقع طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی وجہ سے 7,000 سے لگ بھگ افراد گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور 5,000 کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ 23 اپریل 1945 ہٹلر پیش قدمی کرنے والی سوویت فوجیوں کی طرف سے گرفتار ہونے کے بجائے برلن کے ایک بنکر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ 1945 بین الاقوامی فوجی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈولف ہٹلر، ہائنریچ ہیملر اور جوزف گوبلز پر ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ بین الاقوامی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مقدمہ چلائے جانے کی صورت میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تینوں افراد اب بھی زندہ ہیں۔ تو کیسی لگی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔